जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हमने पौधों में पोषण कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में हमने मृतजीवी पोषण तक हमने पढ़ा था। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी किसे कहते हैं, कवक के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे कवक जो है उसको फंजाई भी कहते हैं, और अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने भावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा करें, और आप इसे देखे भी हैं अच्छे से। जैसे कि आपने ब्रेड देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्रेड को रख देने पर उसमें इस तरह के आ जाते हैं, जैसा आप ब्रेड पर उगती कवक, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो इसे कवक और या फंजाई भी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें सीखी। पादपों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, कैसे वो काम करती है, और ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब आपको एक शब्द सुने होंगे, लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया। दूसरा है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तब बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। इसके बाद हमारे पास है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में भी हम लोग अब समझेंगे कि कैसे होता है। तो क्या अपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? ज़रूर देखा होगा आपने। और क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, और पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनका मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को उन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु, जो राइबोजियम नाम आपने सुना होगा कि राइबोजियम क्या होता है, तो कुछ जीवाणु है, वो है राइबोजियम। राइबोजियम जीवाणु का नाम है। कहलाते हैं कुछ जीवाणु जो राइबोजियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइबोजियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं।
अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। और इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? तो हमने सीखा पादपों में पोषण कैसे होता है, उसके बहुत सारे क्रम क्या क्या हैं। कुछ हमने प्रमुख शब्द सीखे, जैसे स्वपोषी क्या होता है, क्लोरोफिल क्या है, विषमपोषी है, परपोषी है, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी, संबंध, कवक, इतने सारे शब्दों के बारे में हमने सीखा। और क्या क्या सीखा हमने? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वे विषमपोषी कहलाते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने सीखी। कुछ अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्न भी है। जैसे देख सकते हैं आप, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, परजीवी मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो बहुत सारे इतने सारे प्रश्न हैं जो आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसको। तो हमने ये इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह है, वो सब भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है हमने इनमें किए हैं और बहुत सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा हम लोगों ने, बहुत सारे शब्दों को अच्छे से जाना कि कैसे पादपों में पोषण होता है, उसके क्रम क्या क्या है और अलग अलग चीज़ों को क्या क्या हम लोग कहते हैं। तो बने रहिए अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।